नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए आगे हम बात करेंगे वीर गाथा काल के प्रकरण 3 में। प्रकरण 3 जो है वो वीर गाथा काल है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल और वीर गाथा काल नामकरण दिया। इसके अंतर्गत हमने प्रारंभ किया था पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हुए चंद, उनके बारे में हमने कुछ बातें जानी, जिसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल जी कुछ इसके कृति के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमने आगे पढ़ा कि जो महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी हैं, वो ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जो चंद के जो पूर्वज हैं वो सभी उनके अनुसार प्रामाणिक हैं। और इसके पश्चात उन्होंने चंद की जो वंशावली है उसका वर्णन किया है। तो ये इनकी चंद की वंशावली है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। नानूराम जी ने इसके बारे में क्या लिखा है ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया और दूसरे का कुछ पता नहीं। तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे जल्ल का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। तो चंद के जो वंशावली है उसके अंतर्गत कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं शुक्ल जी के द्वारा। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो गुण समुंद ससभान। पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी में टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, वह यह पद है। देखिए, कुछ का ये मानना है, कुछ विद्वानों का, कि जो सूरदास जी हैं, भक्ति काल में जो सूरदास जी हुए हैं कृष्ण भक्त, वह भी चंद के ही वंश से आते हैं। प्रथम ही पृथु यज्ञ ते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप। पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। पारी पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भूचंद चारु नवीन। भूप पृथ्वीराज दीनो तीने ज्वाला देश, तनयता के 4 कीनो प्रथम आप नरेश। दूसरे गुण चंद ता सूत सिल चंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पुरन भयो अद्भुत रूप। रंध बोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्याय। आगरे रही गोपचल में रहियो ता सुतवीर, पुत्र जन्मे 7 ता के महाभट गंभीर। कृष्ण चंद उदार चंद जो रूप चंद सुभाय, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय। देवचंद प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निका। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद के वंश परंपरा में बताया, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना जो काव्य है उसमें लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से आगे और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था और उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर क्या कहते हैं,
यह कहते हैं कि उस समय रासों नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासों के प्रति मेरे पास है। तो नानूराम जी यह कहते हैं कि जो पृथ्वीराज की असली प्रति है वह उनके पास है, वह इस बात का प्रमाण देते हैं। पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी ऊट पटांग और रद्दी है। अर्थात उसकी जो भाषा है उसके अनुसार शुक्ल जी कहते हैं कि वह जो पृथ्वीराज रासू का ये मानते कि उनके पास असली है नानूराम जी के पास, वह उसकी तो भाषा और भी ऊटपटांग लगती है। अब कुछ इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं पृथ्वीराज रासू से। देखिए, पृथ्वीराज रासू में पद्मावती जो समय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके कुछ पद्य जो है वह नमूने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश। समरी नरेश चौहान थान, पृथ्वीराज तहाँ राजंत भान। समरी नरेश सोमेश पुत, देवत रूप अवतार दूत। जिही पकरी साहब लेन, तिहु बेर करिए पानी बहेन। सिंगिनी सुसद गिनी चढ़ी जंजीर, कुचही न सबद वेदंत तीर। मनहु कला ससभान, कला 16 शोभनीय। बाल वेश ससीता समीप, अमृत रस पीनीय। विगसी कमल स्त्रिग, भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय। हीर कीर अरुबिंब, मोती नसीस अहि घुट्टिय। कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत, पिक सद कमल गंध वयसंद। हंस गति चलती मंद मद। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस, स्वाति बूंद जस। भंवर भंवही भूलही सुभाव, मकरंद बांस रस। प्रिय पृथ्वीराज नरेश, जोगली सी कग्गर दीनो। लगन बरग रची सरब दिन, द्वादश लीनो। से 11 अरु 30 सास, सबंत परमानह। जो पितृ कुल शुद्ध बरन, बरी रखहु प्राणः। दिगंत दिठी उचरिए वर, इक पलक विलंब न करिए। ललगार रयनी दिन पंच मही, जो रुक्मिणी कन्हर बरिए। देखिए, ये पद्मावती समय है, महत्वपूर्ण पद्य है इसके पृथ्वीराज रासू महाकाव्य के। यह अगर आपकी परीक्षा में निर्धारित किए गए हैं तो इनसे ये पद्य आएंगे, अन्यथा नहीं पूछे जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संग शशिये लिए सहस बाल, रुक्मणीय जेम लज्जत मराल। पूजिए गौरी शंकर मनाए, दिखहि अंग करी लगिए पाए। फिर देश देश पृथ्वीराज राज, हंसी मुंद मुंद चरपट लाज। बजिए घोर निशान रान, चौहान चहो दिस। सकल सूर सामंत समरी, बल जंत्र मंत्र तिस। उठी राज पृथ्वीराज बाग, मनो लग वीर नट। कढ़त तेग मन बेग लगत, मनो बिज्जू झट घट। थकी रहे सुर कोतिक गगन, रगन मगन भई सोन धर। हदि हर्षि वीर जगे हुलसी, हुरेवु रंग नव नत रत वन। शुरासान मुल्तान खंदार वीर, बलश शों बलम तेग अचुक तीरम। रुहंगी फिरंगी हलब्बी सुमानी, टटी ठट भल्लोच ढालम निशानी। मजारी चशी मुख जम्बुक लारी, हजारी हजारी हुंके जोध भारी। तो ये कुछ पद्य हैं जो पद्मावती समय से लिए गए हैं, और ये जो सभी हैं वह पृथ्वीराज रासू के महाकाव्य से संबंधित है। आगे हम जो कृति है वह पढ़ेंगे भट्ट केदार की और मधुकर कवि की। इन दोनों कवियों का जो समय है वह समय माना जाता है संवत 1224 से लेकर 1243 तक।
जो चंद्रवरदायी हैं उनके महाराज रहे पृथ्वीराज। और जो भट्ट केदार हैं इनकी कृति है जयचंद प्रकाश। और मधुकर कवि की जो कृति मानी जाती है वह है जय मयंक जश चंद्रिका। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार चंद्रवरदायी ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जय मयंक प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जय मयंक के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था, विस्तृत वर्णन था। और इसी प्रकार का जय मयंक जश चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। पर दुर्भाग्य से ये दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इनका उल्लेख सिंगायच दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृतांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, जिस प्रकार से चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज जो राजा हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया है, पृथ्वीराज रासो नामक एक बहुत विस्तारित ग्रंथ लिखा है, वैसे ही जो भट्ट केदार हैं उन्होंने जय मयंक प्रकाश लिखा और मधुकर कवि ने जय मयंक जश चंद्रिका। ये जो दोनों कृतियाँ हैं ना, ये एक समान प्रतीत होती हैं। तो हम इस चीज़ में थोड़ा गुमराह भी जाते हैं कि कौन सी कृति किसकी है। तो आप इससे थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। जैसे भट्ट केदार तो जयचंद प्रकाश केदार का प्रकाश। इस प्रकार आप केदार से प्रकाश को जोड़ दीजिए तो केदार का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश। अब जय मयंक जश चंद्रिका कैसी है? मधुर है। मधुर कैसी है चंद्रिका? मधुर। इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों का जो राठौड़ कहलाता, तथा विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्रायः सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का जिनकी राजधानी थी दिल्ली और उनके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमदिदेव इनकी परमाल वंश से संबंधित जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो यह कहानी प्रस्तुत की जाती है जयचंद की, जो कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत में इनका वर्णन मिलता है। जो जयचंद थे वह पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत भी इनका वर्णन मिलता है। और आगे हम इसके पश्चात बात करेंगे जगनिक कवि की। जगनिक कवि, इन्होंने परमाल रासो लिखा, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय है वह, जगनिक का समय जो है वह 1230 माना जाता है। 1230
यह माना जाता है कि जो परमाल रासो है वह आलाखंड। अब आलाखंड किसे कहा जाता है? आलाखंड वह होता है जिसमें ये मौखिक रूप से गीतों के माध्यम से आज तक ये चला आ रहा है, और आज भी ये जाना जाता है कि उस स्थान पर वर्तमान समय में भी जो गीतों के माध्यम से इनकी वीर गाथाएं कही जाती हैं। तो जगनिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरीय भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में ये आल्हा गीत गाए जाते हैं, और ये वीर गीत हैं जो परमाल वंश के परमदिदेव जो राजा थे, उनका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज से। जो अजमेर के चौहान थे पृथ्वीराज, उनसे युद्ध हुआ था परमदिदेव का, और उनके 2 ये वीर सामंत थे, आला और उदय सिंह। इनकी किस प्रकार से इन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक उस युद्ध में अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, ये इन आला गीतों में गाया जाता है। जो हिंदी के भाषा भाषी प्रांत है ना, उनके गांव-गांव में ये सुनाई पड़ते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो आला गीत है ये वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं। तो इन कृतियों की क्या कहानियाँ हैं, इनके कवि कौन हैं, इनमें समय कितने हैं और किस बारे में इनका वर्णन किया गया है, इन्हीं सभी को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है, समझना है, सुनना है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे। गाँव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हेत के ढोल से गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। क्या 12 बरस ले कूकर जिए, ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्र जिए, आगे जीवन के धिक्कार। तो ये पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि यह जो पंक्तियाँ हैं वह किस रचना की हैं। तो ये आल्हा खंड की रचना की पंक्तियाँ हैं। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घकाल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे कि बंदूक, किरीच, देशों और जातियों जैसे कि फिरंगी बीच में आ गए थे के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राज के पुस्तकालयों में इनकी प्रति कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और न बढ़े। जनता ही के बीच इनकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। क्योंकि जो मौखिक रूप से चले आते हैं ग्रंथ, उनमें परिस्थितियों के अनुसार, परिवेश के अनुसार उनमें शब्द भी बदल जाते हैं, उनमें कुछ और अन्य परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि वस्तु भी बदल जाती है और भी कलेवर भी बदल जाता है, भाषा भी बदल जाती है, और बीच बीच में अस्त्रों के बारे में और देश में कौन सी अन्य जातियाँ आई, इसके पश्चात मुस्लिम आए, मुस्लिम मुग़ल आए और फिर फिरंगी आए
और वर्तमान समय में भी बहुत ही परिवर्तन है। तो वही वे परिवर्तन गीतों में भी दिखाई देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि आला का जो प्रचार है वो यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, और जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमार के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आलाखंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि आलाखंड जो है उसको एक संग्रह रूप गीतों का एक संकलन के रूप में किसने छपवाया, तो चार्ल्स इलियट का नाम इसमें आता है कि चार्ल्स इलियट ने इनका संग्रह किया था, इन आलाखंड के गीतों का संकलन किया था। आगे की जो रचना है वह श्रीधर की है। श्रीधर की जो कवि हैं उनका नाम है श्रीधर, और इनकी जो रचना है वह रणमल छंद है। श्रीधर ने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल के उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य इसमें नीचे दिया गया है। डडमड ढडमई ढम डकार डंकर ढोल डोली जंगिया सुर करही रण सहनाई समूहीर सरस रसी समरंगिया कलंक कलही कालह कोडी कल रवि कुमल कायर थरहर संचरे शक सुरताण साहन साहसी सवि संग्रही। तो हमने वीर गाथा काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से 7 जो रचनाएं हैं उनके बारे में शुक्ल जी ने वर्णन किया है। वह बहुत ही विस्तार से बहुत सारी रचनाओं का वर्णन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वीर गाथा काल में सिर्फ यही रचनाएं मिलती हैं, और भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। अथाह संग्रह है इनका। लेकिन आचार्य शुक्ल ने पहले ही अपनी भूमिका में यह बतला दिया था कि वो अधिक वर्णन में नहीं जाएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनका ही वो वर्णन करेंगे। तो हमने इसके अंतर्गत वीर गाथा काल की रचनाएं पढ़ी, और प्रकरण 3 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकरण 4। प्रकरण 4 जो है इसमें फुटकल रचनाएं हैं, जिसमें विद्यापति की, अमीर खुसरो की रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से हम पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं कि हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक, जो कि आचार्य शुक्ल के द्वारा रचित हैं, और वर्तमान समय के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें इस पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने अपने विचारों से हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया है, और हम ये मानते हैं कि शुक्ल जी जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया है। इनके पश्चात बहुत से विद्वान आए
जिन्होंने अपने अपने तरीके से हिंदी के साहित्य इतिहास को बहुत ही अनेक परिभाषाओं में प्रस्तुत किया। और शुक्ल जी ने तो देखिए छायावाद तक ही इसमें वर्णन मिलता है, इसके पश्चात तो छायावाद के बाद में नई कविताएं और साठोत्तरी कविताएं, उनका भी आगे वर्णन आता है। उनके बारे में हम अन्य पुस्तक पढ़ेंगे और आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो शुक्ल जी की जो ये पुस्तक है ना, इसमें बहुत से प्रश्न वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इससे बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इसे हम अपनी परीक्षा का आधार बनाएं। अगर हम इसे अपनी परीक्षा का आधार नहीं बनाएंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आवश्यक रूप से हमें पहले इसे पढ़ना है और फिर हम आगे अपने नोट्स के माध्यम से और अन्य जो प्रश्नोत्तरी पुस्तकें आती हैं उनके माध्यम से हम इस इतिहास को और भी सरल रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं आगे। धन्यवाद।